हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर जो हमारा 11 चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, उसके लेक्चर नंबर 2 को लेकर आ गए हैं। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अच्छे से सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हमने स्टार्ट कर लिया और ऐसे ही हम पूरा सिलेबस भी खत्म कर देंगे। तो भाई चैनल की प्लेलिस्ट देखो, वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ भी नहीं करते हो। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और कमेंट जरूर करा करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ओम्स लो। यही था मैडम, यही था जो बार बार मैडम क्लास में कहती है, ओम्स लो, ओम्स लो, ओम्स लो के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। इस चैप्टर में ये रामबाण होने वाला है, मतलब आज का लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स करे थे भाई, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो ये लेक्चर ना देखे, उसको समझ नहीं आएगा। पिछला लेक्चर में हमने करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, वोल्टेज पढ़ा था, वो नहीं आएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओम्स लॉ की डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को छेड़ेंगे नहीं। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो उसमें जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो हमेशा डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है। इसको ऐसे समझो कि हमारे घरों में जो पानी की टैंकी बनी हुई है वो ऊपर बनी हुई है, वो पोटेंशियल है। जितनी हाइट बढ़ाती हूं उतना ही ज्यादा तेजी से पानी आता है। सिमिलरली वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है? डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज ज्यादा अच्छे से मूव करेगा। तो अगर वोल्टेज बैटरी का बड़ा है तो हमारा करंट तेजी से फ्लो करता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो लिख देंगे हम V डायरेक्टली, जो ऊपर समझा वही लिख दिया, V directly proportional to I, V directly proportional to I, V directly proportional to I, V directly proportional to I। मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? 9th में भी बहुत बार समझाया था। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर V बढ़ा तो I बढ़ेगा, V घटा तो I भी घटेगा। मतलब जितना हाइट ज्यादा बढ़ाते जाओगे पानी उतनी तेजी से फ्लो करेगा। अब मैंने तुम्हें 9th क्लास में एक बात और बताई थी कि जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है, भी किसी को ना पता तो बता दूं, कोई ऐसा ही बच्चा है जिसने मेरी 9th की वीडियोज नहीं देखी, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, ये डायरेक्टली का सिंबल है। ये सिंबल जब बढ़ता है तो इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। V बाय में I एक कांस्टेंट आ गया और उस कांस्टेंट का नाम ही क्या है? रेजिस्टेंस, जो पिछले लेक्चर में हमने बार बार कहा, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आ गया है वो लेक्चर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, डब्बा बंद, समरी शीट में लिख लो, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब तक हमने 3 फॉर्मूले कर लिए। पहला फॉर्मूला क्या था बोल के बताएंगे, पहला फॉर्मूला क्या था, दूसरा क्या था बताएंगे। पहला था करंट का I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, दूसरा था वोल्टेज का W बाय में क्यू, और तीसरा क्या है? करंट वोल्टेज दोनों का और रेजिस्टेंस का, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर आ गई है, आई आर, आर आ गई है। अब रेजिस्टेंस आ गई है हमारी जिंदगी में, रुकावटें आ गई है हमारी जिंदगी में। क्या रुकावट है मैम? कोई रुकावट नहीं है, हम जीरो रेजिस्टेंस से काम करेंगे। हम हमारा जो पढ़ाई का है हम चलते रहेंगे। सो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये इस चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला है, बार बार यूज होएगा। इस बाण को मैं छोड़ूं तो राम जी का नाम ले लेना। V इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं भाई, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट समझ में आती है, पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में आएगी। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, रेजिस्टर जो भी है उसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है किसको? करंट को। यही तो बोला था, करंट के रोकने को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है। अब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अपोज करती है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता उल्टा, डायरेक्टली होता सीधा। इसका मतलब क्या है? अगर उल्टा होने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट घटा, इनवर्स हो गया ना उल्टा। रेजिस्टेंस घटी
तो करंट बढ़ा, रुकावट घट गई। रुकावट से याद रखो, रुकावटें कम तो तेजी से चलेंगे, करंट तेजी से चलेगा, फ्लो तेजी से होएगा। तो आर अगर हम डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, ऐसा होता है। और रेजिस्टेंस आधी कर दें तो करंट डबल हो जाएगा। ये बात याद रखनी है भाई, ये बातें याद रखनी है क्योंकि आगे यूज होएगी चैप्टर में। तो हमारे पास आज हमने ओम्स लॉ कर लिया। ओम लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहां से रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस क्या है, दैट अपोजेस द करंट। हर डिवाइस की फिक्स रेजिस्टेंस होती है। अभी ये बात आगे हम न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज करेंगे। हर डिवाइस की अपनी फिक्स रेजिस्टेंस होती है और डिवाइस अगर बदल देंगे तो ही रेजिस्टेंस बदली जाती है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस भी सोचने वाली बात है, प्रॉपर्टी है उसकी। तो ऐसा क्या कारण है कि रुकावटें आती हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस क्या बनाता है, करंट बनाता है। और कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो फ्लो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर सर्किट में होते हैं तो फ्लो करते हैं। तो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, जब वो कहते हैं ना मूव करते हैं तो टक्कर भी जाती है गाड़ी, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो फिर जाम लग जाता है, फिर रुकावटें आ जाती हैं। तो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस रुकावटें आ जाती है जो कि करंट को ही फ्लो करने से रोकते हैं। जाम लग जाता है तो गाड़ियों को मूव करने से दिक्कत आती है। जाम क्यों लगता है, एक्सीडेंट की वजह से लगता है। ठीक है, दो गाड़ियां आपस में कोलाइड कर जाए तब लगता है। ऐसा यूनिट ओम होती है, ऐसा यूनिट ओम्स लो पे ही इसकी यूनिट है ओम। ओम्स लो जिस पे बेस्ड है, ओम्स लो ओम के नाम पे बेस्ड है, तो ओम के नाम पे इसकी यूनिट बेस्ड है। तो अब आगे हम हमारा पेटेंट क्वेश्चन 1 ओम को डिफाइन कर रहे हो। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR। 1 ओम क्या होता है, जब 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर करंट हो, 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर करंट हो, तो 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 1 पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो उस टाइम पे उतनी दूर में जो रेजिस्टेंस ऑफर हुई है, जो रुकावटें आई हैं, वो 1 ओम की आई होगी। 1 एम्पियर करंट, 1 वोल्टेज, तो 1 ओम हमारे पास क्या आएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगला चलते हैं भाई, न्यूमेरिकल, खूब न्यूमेरिकल आएंगे अब भाई इस फॉर्मूले पे, राम बाण है ये। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। वोल्टेज दे रखी है, आ गया मिली एम्पियर, आपको यूनिट्स कन्वर्जन दिखाई थी, मिली का मतलब 10⁻⁻⁻। मेरे बच्चे एक एक स्टेप बता रही हूँ आप सबको। तो करंट आ गया तो आर निकालना है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। आर निकालना तो V बाय में I कर दो। V आपको 12 दे रखा है, इसकी यूनिट 10⁻³ कहाँ से आया, कन्वर्ट करी है, मिली एम्पियर था तो एम्पियर में रखनी है। ऐसा यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला पुट करना है, जो गिवन है वो देख लो ऐसा यूनिट में है कि नहीं, पुट करो, सॉल्व करो। अब 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया, पॉइंट हटा दो। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 3 जीरो पहले थी, पॉइंट हटने से 1 जीरो और आगे, कट करके आंसर क्या आ गया, 48 है। खूब पूछे जाने वाला सवाल है, आपकी NCERT एक्सरसाइज का सवाल है और खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। छोटा सवाल जरूर है लेकिन आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो। ठीक है, तो 4800 ओम इज द यूनिट। उसके बाद चलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरफ और ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल यूज की तरफ। ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं और ओम्स लॉ का ग्राफ पढ़ते हैं। आज ओम्स लॉ पर हम भारी भारी चर्चा भी करेंगे। तो हमें पता है इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज। कई सर्किट, मैंने आपको पहले भी बताया था जब सिंबल्स कराए थे, कि कई बार सर्किट में हमें रेजिस्टेंस फिक्स नहीं लेनी, हमें बढ़ानी और घटानी है, क्योंकि हम क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट में चेंज आएंगे। तो ऐसा कंपोनेंट जो चेंज करता हो उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। इन अ सर्किट डिवाइस का नाम क्या है, रियोस्टैट, जो कि रेजिस्टेंस को क्या करता है, चेंज। दोबारा से सुन लो, कई बार प्रैक्टिकल यूज के लिए हमें रेजिस्टेंस को बार बार बदलना होता है, इसलिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, कभी थोड़ा कम, कभी ज्यादा। मान लो मैंने कैसे समझाया था, ऐसे होता है, उसमें एक जोकी सी लगी होती है, इसको आगे कर दो, पीछे कर दो, ये मूविंग होती है, स्लाइड होता है। जैसे हमारे बैग में चेन होती है, चेन को आधा बंद करो, पूरा खोल लो, वैसे ही बात है। इसको जितना आगे पीछे करोगे स्लाइडर को, उतनी ही रेजिस्टेंस यूज होती जाएगी। अब आपके सिलेबस में एक एक्टिविटी है भाई कि आप वोल्टेज को चेंज करो
और वोल्टेज को चेंज करने से क्या करंट पे चेंज आया वो मेजर करो, V और I का एक रेशियो निकालो, बताओ वो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, और ओम्स लॉ का ग्राफ बनाओ। आपको ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, कहता सेटअप करा हमने ये, ठीक है, और वोल्टेज ले ली सिर्फ 1.5 वोल्ट की। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल यूज करा भाई हमने स्टार्टिंग में, यानी कि वोल्टेज थोड़ी रखी हमने। मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में वोल्टेज भाई 1.5 नहीं लेते, हम मान लेते हैं 4 ले ली हमने स्टार्टिंग में, ये इजी पड़ेगा ना हमें। और मान लेते हैं उस टाइम जो एमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, एमीटर ने करंट जो मापा वो 2 एम्पियर मापा, ठीक है, और वोल्टेज तो 4 वोल्ट होगी क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो तब 4 ले लिया, फिर इसको 2 ले लिया, फिर आगे एक वोल्टेज एक बैटरी और लगा दी, 8 वोल्ट हो गई, तो 4 एम्पियर हो गया। ऐसे आप अपने हिसाब से रीडिंग लोगे। मैंने ये क्या कहते हैं इमेजिनरी रीडिंग ली है, जरूरी नहीं है हमेशा 4 वोल्ट का होता हो। आप अपने स्कूल में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट टीचर करवाएगा आपको, तो उसमें आपको एक टेबल बनानी है, एक तरफ वोल्टेज लिखना है, एक बार करंट लिखना है, और वी और आई का वी बाय में आई मतलब रेजिस्टेंस निकलनी है। और आप देखोगे हमेशा रेजिस्टेंस 2 कांस्टेंट आएगी आपकी, कोई 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज और करंट का डिवाइड करने से कांस्टेंट आएगी। और जो भी आप टेबल बनाओगे उसके बेस पे आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे देखो, इधर रखोगे करंट, इधर रखोगे वोल्टेज, तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज का ग्राफ हमेशा क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ बनाना तो आता है ना 9th-10th वालों को, ठीक है। मानो पहले अगर इन्होंने 1.5 के हिसाब से बनाई है, ये इतना था तो ये इतना था, ये इतना था तो ये इतना था, ये इतना था तो इतना था, तो हमें पता ना पॉइंट्स को जोड़ते रहते हैं हम, पॉइंट्स को जोड़ते रहते हैं और फिर उन लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे वी आई ग्राफ, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होता है, तो आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सीधी लाइन होती है। और सीधी लाइन किसको बता रही है, रेजिस्टेंस को बता रही है। ये वाली लाइन रेजिस्टेंस को बताती है। आपके पेपर में सवाल आएगा, ऐसे आपको V दे देंगे, I दे देंगे और बोलेंगे R निकालो, ग्राफ से R निकालनी आएगी, तो आपको स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। स्लोप कैसे निकलता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो यहाँ पर देखो 0.8 हो गया और यहाँ पर 0.2 या 4, जो भी जिसके सामने भी वो मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 0.4 हो गया और ये जिसके सामने भी मैच करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है, y एक्सिस लेनी है, x एक्सिस लेनी है और रख के स्लोप निकाल देना। और स्लोप ही किसको बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है। स्लोप किसको बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है। वी आई का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। वी आई का ग्राफ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस। वी आई का ग्राफ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस। वी आई का ग्राफ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस। इस ग्राफ पर हर साल प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं, आओ एक आधा करते हैं। ये दोनों सवाल प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे गए सवाल हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको ऐसे 3 स्लोप बना के देती, वी आई का ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देता है, तो हमने 3 स्लोप बना ली, 3 ग्राफ बना ली और आपसे पूछा बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, किसकी रेजिस्टेंस कम। तो जिसकी स्लोप ज्यादा, ये देखो ढलान बहुत ऊंची है, ये तो ऐसे फ्लैट है, ये थोड़ा और कम फ्लैट है, तो जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा ऐसे सीधा खड़ा है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि स्लोप किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो R3 ज्यादा है R2 से और R1 से। ये तो सीधा सवाल था भाई। पिछले से पिछले साल उल्टा सवाल पूछा गया कि यहाँ पर I कर दूं, यहाँ पर V कर दूं, तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा। अगर IV का ग्राफ है, VI का ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देता है, IV का ग्राफ, IV का मतलब होता है y एक्सिस में I और V का ग्राफ हमें 1/r देता है, तो उल्टा आंसर देता है हमें। तो यहाँ पर R1 ज्यादा हो जाएगा R2 से और R3 से, याद रखना है ये बात। IV का ग्राफ हमें 1/r देता है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। VI का ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देता है, I और V का ग्राफ हमें 1/ रेजिस्टेंस देता है, तो 1/3, फिर 1/2, 1/1, तो हमारे पास R1 ज्यादा हो जाएगा R2 से और R3 से। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में खूब पूछे गए हैं, आपके एग्जाम्स में भी आपको दिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई,
यही वो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। कहता है देखो वोल्टेज दे रखी है, एम्पियर दे रखा है, ग्राफ बनाओ। तो हमने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, आप अपना ग्राफ पेपर लेकर भी ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है और स्लोप भी निकाल लिया है। स्लोप कैसे निकालेंगे, कोई भी वाई एक्सिस ले लेंगे और कोई भी एक्स एक्सिस ले लेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस ऊपर लेनी थी भाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रखी है, वाई एक्सिस लो, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या आ गया, आई वी का ग्राफ है, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वी का ग्राफ बनाया इन्होंने, देखो आई ऊपर दे रखा था, वी नीचे दे रखा था, अगर आप वी आई का बनाओगे तो आंसर 3.4 आ जाएगा। जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है, आई वी का ग्राफ बनाओगे तो 1/r आंसर आएगा, वी आई का ग्राफ बनाओगे तो r आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाने में नहीं सिखाऊंगी, ग्राफ बनाने 9th-10th में मैथ्स वाले खूब सिखाते हैं, आपको मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, ग्राफ बनाओ, स्लोप निकालो, स्लोप बता दिया कैसे निकलती है, कोई भी x वाला ले लो, कोई भी y वाला ले लो, इनको यहीं से डिवाइड कर लो, चलो कुछ नहीं आ रहा, स्लोप पे मत जाओ, इस v को इससे डिवाइड करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, देखो इसको करते हैं अपन, दूसरे को देखो, दूसरे में v कितना 3.4, i कितना 1, तो आंसर सीधा सीधा आ गया। इस टेबल से भी r का आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। r क्या होता है, v और i का डिवीजन, v और i का डिवीजन, v को i से डिवाइड करो, रेजिस्टेंस आ जाता है। अगला चलिए भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से खूब सवाल आएंगे भाई, सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल भी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगर मानो बहुत लंबा जाम लगाओ तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही हो गई, चौड़ी सड़कें हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, टकराता है कम है, बहुत 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन 16 लाइन बनी हुई आजकल तो ऐसे चल रही हैं गाड़ियां। ठीक है, सिंगल रोड पे तो भीड़ होती है, डबल रोड हो फुल, ठीक है, बड़े बड़ी सड़कें हो खुली खुली, तो कोई किसी से टकराएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस कम। फिर नेचर पे भी डिपेंड करता है, मौसम कैसा है, क्या है क्या नहीं है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, धूप कितनी है, ठंड कितनी है, क्योंकि दोपहर में जनरली लोग सड़कों पे नहीं जाते, मॉर्निंग में भीड़ ज्यादा होती है। अब हमने आम भाषा से तुम्हें रेजिस्टेंस समझा दिया, अब तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा उतनी रुकावट ज्यादा, जितना चौड़ा उतनी रुकावट कम, लेंथ पे भी, नेचर पे भी और टेम्परेचर पे भी। मैडम ने देखो कितना देसी भाषा में समझा दिया। अब चलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, अगर लेंथ बढ़ी, जाम की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये सबको पता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कॉमन सेंस की बात है, लेंथ बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा लंबे रास्ते में ज्यादा टकराने के चांस है। यहाँ से तो 2 कदम पे जाना है, थोड़ी कोई एक्सीडेंट होएगा, हो तो सकता है उसमें भी अगर लापरवाही बरतो तो, बट कम चांसेस है कि चलो पास ही तो जाना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो एरिया बढ़ा, इनवर्सली को नीचे दिखाते हैं, डायरेक्टली का भी सिंबल ये, इनवर्सली का भी सिंबल ये, सिंबल यही होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बोलते हैं इसको। डायरेक्टली में सामने लिखते हैं, इनवर्सली में नीचे लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के, इनवर्सली हो गया 1/a। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है भी ऐसे, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है, डायरेक्टली के लिए सामने लिखते हैं, इनवर्सली के लिए नीचे लिखते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होएगी। जैसे 2 वायर हमने ले ली, एक निक्रोम वायर ले ली, एक कोई कॉपर की वायर ले ली, तो निक्रोम वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जनरली जो भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनमें निक्रोम वायर यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कॉपर वायर से। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग तार की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा दें इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करेंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन टेम्परेचर, अगर मानो बहुत गर्मी है, ठीक है, अंदर कंडक्टर के, तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागने की कोशिश करेंगे, हार्श ड्राइविंग करेंगे। तो हार्श ड्राइविंग में तो एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है, रुकावट ज्यादा ही आएगी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आपको ये चारों फैक्टर आने चाहिए, कौन डायरेक्टली है, कौन इनवर्सली है, सब अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है मेरे बच्चा, स्पेशल रेजिस्टेंस होती है। अच्छा मैडम इसमें क्या स्पेशल है ऐसा, इसमें ऐसा स्पेशल है कि इसमें लेंथ और एरिया को हम 1 कर देते हैं, ये स्पेशल है इसमें।
रेजिस्टेंस के कितने फैक्टर थे? 4। रेजिस्टेंस के कितने फैक्टर थे? 4। इसमें से 2 फैक्टर जो है पहले लेंथ और एरिया उनको 1 ही कर देते हैं, यूनिटी ले लेते हैं, तो अपने आप ही स्पेशल हो गई। तो चलिए मैम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो लिखते हैं पहले। रेजिस्टेंस स्पेशल रेजिस्टेंस है तो स्पेशली बात करते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एल के नंबर 1 पढ़ के आए हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी ए के पढ़ के आए हैं। इन दोनों को कंबाइन करें तो आर एल ऊपर रख लो, ए नीचे रख लो। और अभी अभी आपको बताकर आई थी ओम्स लॉ में, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है इक्वल टू लगाकर, ये सिंबल हट जाता है, इक्वल टू आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम क्या है? स्पेशल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। चाहे रेजिस्टिविटी कह लो सॉरी, चाहे स्पेशल रेजिस्टेंस कह लो। चलिए जी आगे चलते हैं। रेजिस्टिविटी, अच्छा इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है रो। इस सिंबल का नाम है, इस सिंबल का नाम क्या था? ओम। सिंबल्स भाई नए हैं, याद करने पड़ेंगे, समझ समझ के बार बार प्रैक्टिस करो। इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसका सिंबल ऐसे रो से बनता है। अब सिर्फ रो का निकाले, उसी फॉर्मूला को चेंज करें, इस फॉर्मूले का नंबर डाल लो, चौथा नंबर। ओम्स लॉ का तीसरा था, ये चौथा हो गया, और ये हमारे पास है 5वां फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये और ये चौथा 5वां तो सेम ही है भाई। रो को एक साइड रख लो, एरिया को इधर ले जाओ, एल को नीचे, तो आर ए बाय में एल। तो यहाँ पर एल क्या है? लेंथ, जो कि मीटर में होती है। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। पता नहीं एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। रेजिस्ट क्या होता है? ओम। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, कहता है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो। हमें तो पता है किसी की भी डेफिनेशन देनी हो हम 1 कर देंगे। एरिया को 1 कर दो, लेंथ को 1 कर दो, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वली हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी जो होती है वो न्यूमेरिकली, मतलब वैल्यू में इक्वल है, बाकी में इक्वल नहीं है भाई, सिर्फ वैल्यू में न्यूमेरिकली इक्वल है। किसके? रेजिस्टेंस के। वैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अलग अलग होती है भाई, ठीक है, बट वैल्यू में इक्वल होती है। हैविंग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन यूनिटी, जब हम इन दोनों को, यूनिटी का मतलब होता है 1, एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर रख दें, इसको 1 मीटर रख दें, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाती है जब हम लेंथ और एरिया को यूनिटी रख देते। इसीलिए इसका नाम स्पेशल रेजिस्टेंस है। जब लेंथ और एरिया को 1 रख दें तब वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। आगे चलते हैं भाई, रख के दिखा दिया आपको, आर और एल को 1 रखा तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। अब चलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए सारे यूनिट्स रख दो। आर की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर काट गया तो यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। दोबारा से, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वैसे तो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, लेकिन तब जब एल और एरिया को क्या ले ले? 1 ले ले। एल और एरिया को क्या ले ले? 1 ले ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी बताओ। अब रेजिस्टिविटी को सिर्फ 2 ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये स्पेशल रेजिस्टेंस है भाई। रेजिस्टिविटी इज द स्पेशल रेजिस्टेंस जिसमें लेंथ और एरिया को यूनिटी ले लेते हैं। जब लेंथ और एरिया को यूनिटी ले लेंगे तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होती है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब 1 मीटर की लंबी तार लेनी है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उस तार की जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस होगी, वही रेजिस्टिविटी होगी। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। ये एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है। रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, मटेरियल कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद हमने काफी सारे आपको लिख के भी दिए हैं। कंडक्टर का देखो, ये रेजिस्टिविटी है, बहुत थोड़ी है, देखो ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस ही लगा लो, बहुत थोड़ी है। आगे चलो, अलॉयज की थोड़ी ज्यादा है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसे क्या समझे तुम? रेजिस्टेंस कह लो, रेजिस्टिविटी वैल्यू कह लो, ज्यादा है। मैडम सही कहा आपने, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए क्योंकि कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा।
अलॉयज में थोड़ा थोड़ा करता है और इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज तक आप पढ़ते थे ना कंडक्टर्स इन विच करंट कैन फ्लो, आज के बाद पढ़ोगे कंडक्टर इज अ डिवाइस इन विच रेजिस्टेंस इज वेरी लो सो दैट करंट कैन फ्लो। रेजिस्टेंस लो करंट कैन फ्लो, रेजिस्टेंस लो करंट कैन फ्लो, क्या राइम बन गई ना। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई करंट कैन नॉट फ्लो। अलॉयज में मीडियम रेजिस्टिविटी होती है, हाई ही होती है, इसलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। इस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो, कहता है कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन फ्लो बिकॉज कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, लो फ्लो, जैसे कि मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो क्योंकि उनकी क्या रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस, रुकावट हाई रुकावट कम, करंट कैन नॉट फ्लो, करंट फ्लो, जैसे प्लास्टिक एंड वुड। वाई करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, रुकावट नहीं है, तो चार्जेस आर फ्री टू मूव। इंसुलेटर्स में चार्जेस फ्री नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई, हर साल आया ये 2 मार्क्स में, हर साल आया ये 2 मार्क्स में। इतना इंपॉर्टेंट कोई सवाल नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है 2022, 23, 21, कोई प्रीवियस ईयर उठा लो, 2 नंबर में ये सवाल फिक्स है वहां पे। कहता कॉइल्स ऑफ टोस्टर्स और हीटर्स में जो लगी होती हैं वो एलॉयज की बनी होती है, जैसे निक्रोम एक एलॉय है, उसकी तार जनरली हम लगाते हैं, प्योर मेटल्स नहीं लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निक्रोम का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हीटिंग इफेक्ट आपको इसी चैप्टर में आगे कराया जाएगा। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो जल्दी से पिघलता नहीं है क्योंकि हमें उससे आग जलानी है, हीटर में हीट करना है, टोस्टर में टोस्ट करनी है चीजें, तो हाई टेम्परेचर पे वो पिघलता नहीं है, ये बात जरूरी है। और ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, बर्न भी नहीं करता, फ्यूज उड़ते भी नहीं है और एक्सपेंड भी नहीं होता है, तो सारे फायदे ही फायदे हैं। इसलिए हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम वायर को या कोई भी अलॉय को यूज करते हैं क्योंकि उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है तो हीट भी हाई देता है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन चलते हैं भाई, कहता है वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट और हमारे पास एक फिलामेंट दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। कहता है करंट बताओ, लगा दो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, V I निकालना है तो V बाय में R, यानी कि 220 बाय में 1200, एक जीरो से एक जीरो गई तो आंसर आ गया 0.18 एम्पियर, कर भी रखा है। दूसरा कहता है, पहला तो हमारे पास निकल गया भाई, करंट निकल गया, फिर कहते हैं रेजिस्टेंस इतनी हो तो बताइए करंट कितना होगा, तो V बाय में R, दोबारा से करंट निकालो। पहले मैंने कहा था ना V इज इक्वल्स टू आई आर, बार बार लगेगा, पहले में भी V इक्वल्स टू आई आर लगा के I निकाला, दूसरे में भी V इज इक्वल्स टू आई आर करके I निकालना है, तो 200 वोल्ट तो वही है, सोर्स तो वही है, सोर्स तो वही कहते हैं 220 वोल्ट का ही सोर्स है, लेकिन अब रेजिस्टेंस कम हो गई तो आंसर आया 2.2 एम्पियर। इस बात से क्या समझे, इस बात से ये समझे कि हम अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें, ये देखो 1200 रेजिस्टेंस लगाया, करंट बिल्कुल थोड़ा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, करंट बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, तो डिफरेंस इन करंट आ गया है, जबकि सेम वोल्टेज थी, वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस और करंट प्रोपोर्शनैलिटी को शेयर करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। आगे चलते हैं, कोर न्यूमेरिकल भाई, कहता है हमारे पास टर्मिनल्स ऑफ बैटरी है, करंट हमारे पास 4 एम्पियर है, वोल्टेज हमने 220 वोल्ट कर दी, कितने से 60 वोल्ट से, पहले 60 थी फिर 120 हो गई, कोई बात नहीं भाई, पहले फिर V इज इक्वल्स टू आई आर 2 बार ही लगेगा, पहले V इक्वल्स टू आई आर लगा के हमने R निकाला तो V बाय में I इक्वल्स टू R, फिर V बाय में R करके हमने I निकाला, ठीक है, तो 2 बार सेम फॉर्मूला लगा है। पहले V कितना दे रखा है, पहले V दे रखा है 60 वोल्ट, I कितना दे रखा है 4, तो रेजिस्टेंस निकल गई हमारे पास 15 एम्पियर, और मैंने कहा था 15 ओम निकल गई कि जब तक डिवाइस सेम है रेजिस्टेंस उसकी सेम रहती है। तो पहले स्टेप में, स्टेप 1 में हमने क्या करा, रेजिस्टेंस निकाल ली जो भी डाटा गिवन है, फिर इस डाटा, ये डाटा फिक्स रहेगा भाई,
रेजिस्टेंस किसी डिवाइड की फिक्स रहेगी। और अब हमने वोल्टेज को 220 कर दिया, रेजिस्टेंस तो हमने पहले पार्ट से निकाली वो यहाँ रख दी। रेजिस्टेंस से वोल्टेज बदलने से करंट बदल जाएगा। वोल्टेज 120 कर दी तो करंट 8 हो गया। सीधी सी बात है, वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इस क्वेश्चन को MCQ में पूछा जा सकता है। V जब 60 था तो करंट 4 था। V जब 120 हो गया तो ये 8 हो गया। पता ही था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर V डबल हो गया तो I भी डबल हो गया, V डबल हो गया तो I भी डबल हो गया। इसको प्रोपोर्शनैलिटी याद रखो, MCQ में सवाल आए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि V डबल। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डबल तो I भी डबल, V हाफ तो I भी हाफ। अगला चलते हैं, रेजिस्टिविटी का एक सवाल है भाई, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मेरे तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। तो चलिए, कहता है रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, डायमीटर दे रखा, वो भी मिली एम्पियर में। इस क्वेश्चन की क्या मुश्किल है, कैलकुलेशन मुश्किल है। तो मेरे तरीके से चलेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि एरिया का फॉर्मूला जब डायमीटर दिया हो तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे पाई डी का स्क्वायर बाय 4, पाई डी का स्क्वायर बाय 4, पाई डी का। डायमीटर दे रखा हो तो डायरेक्ट एरिया का ये फॉर्मूला लगेगा, लग गया। अब हमें पता है रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बाय में एल, तो आर रख दिया, फिर पाई डी का स्क्वायर 4 रख दिया, और एल 1 मीटर था रख दिया, 1 मीटर था दे दिया। अब हम चलते हैं, इसको बदलते हैं। किसको, डायमीटर हमें दे रखा है 0.3, एम मीटर है तो 10⁻³ हो गया, ठीक है, इसीलिए मैंने डी को बाद में रखा, पाई की वैल्यू रख दी। तो अब देखो, आर रख दिया, पाई रख दिया, डी को देखो 0.3 क्योंकि डी का स्क्वायर है ना, और 10⁻³ और बाय में 4। अब ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी, ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। 10⁻³ को सॉल्व करेंगे 10⁻6, इन सबको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सीधा सीधा आ गया 1.84 इंटू 10⁻6। हमारे पास क्या आ गया, रो आ गया ओम मीटर में, रो आ गया ओम मीटर में। दोबारा अगर देखना है तो चलिए मैं नई स्लाइड लेके दोबारा बता देती हूँ। रो क्या होता है, रो क्या होता है हमारे पास आर ए बाय में एल, और ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डायमीटर गिवन हो तो पाई डी का स्क्वायर बाय एल। वैल्यूज रखनी है, कुछ नहीं। आर की वैल्यू 26, पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 mm को मैं डायरेक्ट ऐसे करके लिख दूंगी। डी की वैल्यू रखो, डी स्क्वायर है, 2 बार ही रखना है, 0.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 10⁻³ बाय 4 तो फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई L1 है। कुछ नहीं, सॉल्व करना है, 0.3 क्या हो गया 0.09 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो गया, डिवाइड बाय 3.14 हो गया, मल्टीप्लाई 6। कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 10⁻6 आ गया, आंसर कितना आ गया, ओम मीटर में आ गया। मल्टीप्लीकेशन तो कर ही लोगे, बस बच्चों को इस फॉर्मूले में दिक्कत आती है। फॉर्मूला याद रखना, जब डायमीटर हो तो एरिया पाई डी का स्क्वायर बाय 4 रख देना। आगे चलिए, फिर से एक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं भाई, ऐसे न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जरा, कहता है हमारे पास एक लेंथ और एरिया गिवन है हमारे पास, और रेजिस्टेंस उस टाइम 4 था। कोई अनदर वायर है जिसकी लेंथ आधी है, एरिया डबल है, क्या होगा। हमें प्रोपोर्शनैलिटी से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाय में ए के। सेम मटेरियल है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर, सेम मटेरियल है। देखो मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ रो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। आज के लेक्चर में करा के आई हूं, तो रो तो सेम ही रहेगा, इसलिए हमने रो हटा ही दिया। चाहे R इक्वल्स टू रो एल बाय ए रखोगे तो रो तो दोनों में R1 R2 में सेम रहेगा, हटा दो। अब पहले देखो, R हमारे पास 4 था, L थी, A था, फिर हमें R2 निकालनी है, L कितना हो गया L बाय 2, और एरिया कितना हो गया 2A। L बाय A की वैल्यू 4 है तो रख दो, L बाय A की वैल्यू 4 रख दो, 4 से 4 कट गया, 1 एम्पियर आ गया। सीधा सवाल सॉल्व। दोबारा चलो, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। रो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, पहली बात तो ये फेवरेट एमसीक्यू का सवाल। फिर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A होता है। पहला स्टेप, R हमें 4 दे रखा है, L दे रखा है, A दे रखा है, तो L बाय A की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई 4। दूसरा स्टेप, R2 हमें चेंज निकालना है,
वो कितना L/2 हो गया, L की जगह एरिया की जगह 2A हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, L/A बच गया। ऊपर वाली इक्वेशन से L/A की वैल्यू रख दो। L/A की वैल्यू कितनी है, 4 रखो नीचे। R2 इज इक्वल्स टू L/A की वैल्यू 4 और नीचे 4 था ही था, कट गया। R2 कितना आ गया, 1 ओम। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से सीधा सॉल्व करना। अगर आपको वैसे सॉल्व करना है जैसे बुक में करा था ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है इसमें भी। रो L/A की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी L/2 कर दिया, 2A कर दिया, रो L/A की वैल्यू 4 पुट कर दी। वैसे यहाँ पे सॉल्व करे मैंने, रो को डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, तो कैसे ही करो आंसर 1 ओम ही आना है। आगे चलते हैं भाई। कहता है मोटी वायर है, मोटी वायर है मतलब एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा कि क्या होगा, और पतली वायर है तो क्या होगा। तो हमें पता है मोटी वायर का एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, पतली वायर है तो एरिया कम होगा। बीड़ी बीड़ी सड़कें हैं, खूब ट्रैफिक जाम लगेगा, बीड़ी सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा लगता है तो एरिया कम तो रुकावटें ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हैंस करंट डू नॉट फ्लो इजीली। जब रुकावटें ज्यादा हो, जाम ज्यादा हो तो हम फ्लो ही नहीं कर सकते, गाड़ी चल ही नहीं सकती आगे। तो जिस मोटी वायर में मोटी सड़क पर करंट कैन फ्लो, गाड़ियां कैन फ्लो। करंट को गाड़ियों से रिप्लेस, दिमाग में सोचा करो। अब करंट तुम्हें दिखता नहीं इसलिए गाड़ियां दिखाती हूँ। करंट फ्लो इजिली इन थिक वायर, तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है मोटी या पतली किस वायर में बहता है, तो मोटी वायर में करंट ज्यादा अच्छे से बहता है। ये सेम सवाल भाई अभी अभी करके आए थे। वोल्टेज जब 4 थी तो करंट हमारे पास कितना था, वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज हमारे पास जब 60 थी तो करंट 4 था। वोल्टेज 120 हुई तो करंट 8 हुआ। मतलब डबल करने पे डबल और हाफ करने पर हाफ। यही आप पूछा है कि वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट भी कितनी हो जाएगी, आधी। अगर वोल्टेज को डबल करते तो करंट डबल हो जाता है। आगे चलते हैं भाई। कहता है जो भी टेबल करी थी हमने रेजिस्टिविटी वाली, याद है, वो देख लेना भाई, हम दोबारा नहीं जाएंगे। कहता है करंट और मरकरी, आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है। अब वहां पे हमने देखा था आयरन एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी लो थी, देन मरकरी, सो आयरन एक बेटर कंडक्टर है। दिखाना है तो देख लो, फिर कहेंगे मैम ने दिखाया नहीं। चलो चलिए भाई टेबल दिखा देती हूँ, पीछे जाके ये देखो आयरन कहाँ है, आयरन 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 यहाँ है, मरकरी इसके नीचे। तो आयरन गुड कंडक्टर है, मरकरी थोड़ा बैड कंडक्टर है। आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल वहां पर क्या था, अगला सवाल क्या था, कहता विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर। तो वहां टेबल में देखोगे सिल्वर सबसे टॉप है, सिल्वर इज द बेस्ट, क्योंकि सिल्वर की लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। तो टेबल देख लेना और ये टेबल से देखकर आंसर करने थे। आगे चलते हैं भाई, एक और सवाल। इस भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे खूब सवाल आते हैं, तो वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर से वही रो और एल निकालना है, वही सेम। एरिया क्या होता है, पाई डी का स्क्वायर। यहाँ पे भी एम में देख के सेम पिछला सवाल जैसा करा था, एक सोल्ड और एक अनसोल्ड, उसी पे एक सोल्ड सवाल करा था एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का अनसोल्ड 6 नंबर सवाल है। को मीटर में बदल लिया, पाई डी का स्क्वायर एरिया रख दिया। जो सारी वैल्यूज, एल का फॉर्मूला क्या था, यहाँ से एल निकाल लो, एरिया को इधर ले जाओ, रो को नीचे ले जाओ। आर का वैल्यू पुट कर दी, आर कितना दे रखा 10, रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख दी नीचे और एरिया की वैल्यू पाई डी का स्क्वायर रख दी। पाई क्या है 3.14, डी क्या है, ये देखो डी है, रख दिया। दूसरा डी स्क्वायर है तो 2 बार ही रख दिया और इसको सिर्फ सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, देख लो। 1 पॉइंट हटा 1 जीरो आई, 1 पॉइंट हटा 1 जीरो आई, 1 पॉइंट हटा 1 जीरो आई, और यहाँ पे 2 पॉइंट हटे तो 2 जीरो आई, फिर 1 पॉइंट हटा तो ऊपर जीरो आई। इन सबसे पहले तो इन पॉइंट वालों को काट दो, 10 -8 और -6 को कट करके सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 3.14। सारी 10 की सारी वैल्यूज काट दो, 3.14 बच गया, 5 × 5 25 बच गया, नीचे 64 बच गया। ये जितने भी 10 की पावर थे उनको कट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा, क्योंकि लेंथ का आंसर किस में आएगा, मीटर में। मेरी तरह कैलकुलेशन करोगे, प्रॉपर फॉर्मूला से करोगे, कटिंग प्रॉपर करोगे तो इजी आंसर आते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन इतने 1.5 पेज भर जाता है, सॉल्व ही नहीं होते। आगे चलते हैं भाई। कहता है इसी क्वेश्चन में कहता है डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा। तो आपको वैल्यू डबल करके दिखानी ही नहीं है, कहीं डबल करके दिखाओ वहां पे। हमें पता है डायमीटर डबल करने का मतलब है कि हमारे पास आर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से सिखाती हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी का स्क्वायर, मतलब आर डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और डी को मैं डबल कर दूं
डी को डबल कर दूं, डी को डबल करने का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्ट करो क्वेश्चन को। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या होता है पाई डी का स्क्वायर, मतलब ये बाकी सब तो कांस्टेंट रखे हुए हैं, आर डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है सिर्फ, बाकी सब तो कोई चेंज नहीं करे हैं, जो चेंज नहीं करे हैं उनको नहीं छेड़ेंगे। तो डी को 2d कर देंगे, डी को 2d कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 टाइम्स। ऐसे भाई प्रोपोर्शनैलिटी करनी आनी चाहिए, जिसको नहीं आती कमेंट करो नीचे, दोबारा सिखा देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी वाले सम आपको अगलों से 10 मिनट पहले सॉल्व करा देगा, अदरवाइज सीधे मेथड से ये सॉल्व हो ही नहीं सकते, सीधे मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, प्रोपोर्शनैलिटी से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस जो है वो 1 डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर डबल मतलब 1/4 टाइम्स, इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम भाई रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनको सीरीज में लगाना है, कैसे पैरेलल में लगाना है, कैसे खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग द वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।